नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कई सारे अभ्यर्थी मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो बहाली आएगी उसकी योग्यता क्या होगी, यानी हमारा क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा जिससे हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। कई अभ्यर्थी सीट की संख्या को लेकर भी कमेंट किए, मैसेज किए, कई बार कॉल भी किए कि कुल सीट की संख्या कितनी होगी, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सभी की जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक करके चीज़ों को देखिएगा। हम एक एक करके चीज़ों को अच्छे से बताएंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझने में समस्या होगी तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, और सबसे पहले हम समझते हैं क्वालिफिकेशन, यानी आपकी योग्यता क्या है। कई बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी समस्या है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि बीपीएससी की जो बहाली आ रही है, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो दूसरे चरण की बहाली है, इसमें किन किन कक्षाओं की बहाली होगी। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसमें 3 कक्षाओं की बहाली होने वाली है। किन किन कक्षाओं की बहाली होगी? कुल 3 कक्षाओं की बहाली होगी, जिसमें पहले नंबर पर है वह है 6 से 8 शिक्षकों की बहाली। दूसरे नंबर पर जो बहाली होगी वह होगी कक्षा 9 एवं 10 के लिए, 9 एवं 10 के लिए बहाली होगी। और तीसरे नंबर की जो कक्षा की बहाली होगी वह होगा 11वीं और 12वीं कक्षा की बहाली होगी। यानी आपको 6 से 8, 9 से 10, 11वीं 12वीं यानी 3 प्रकार के 3 क्लास के शिक्षकों की बहाली होगी। हम एक एक करके सभी क्लास के क्वालिफिकेशन को समझेंगे कि 6 से 8 में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आवेदन करने के लिए, 9 से 10 में क्या होना चाहिए, 11वीं और 12वीं में क्या होना चाहिए। उससे पहले हम ये समझते हैं कि 6 से 8 की जो बहाली है इसे कहते हैं उच्चतर प्राथमिक स्तर। क्या कहते हैं? उच्चतर प्राथमिक स्तर। उसके बाद जो 9 से 10 की बहाली है उसका नाम है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर यानी माध्यमिक शिक्षक की बहाली होगी 9 से 10 में। और 11वीं 12वीं में जो है वह है उच्चतर माध्यमिक स्तर। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी 11वीं 12वीं के शिक्षक की जो बहाली है उसका नाम है उच्चतर माध्यमिक स्तर। हम एक एक करके पहले 6 से 8 का समझेंगे, एक एक करके हम सभी को समझेंगे। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा कि 6 से 8 के शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह है आपका बीएड, यानी आपका बीएड होना चाहिए, या डीएलएड। जो अभ्यर्थी डीएलएड कर रखे हैं, डीएलएड के साथ आपका ग्रेजुएशन भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर रखे हैं और साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर रखे हैं, सीटेट पेपर 2 जो 6 से 8वीं कक्षा के लिए होता है, जो अभ्यर्थी इस क्वालिफिकेशन की पूर्ति करते हैं वही 6 से 8 में आवेदन करेंगे। क्या हमने बताया? बीएड के साथ सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो तो आप 6 से 8 में आवेदन के योग्य हैं। अगर 6 से 8 में हम बात करें कि किन किन विषयों की शिक्षक की बहाली होती है, तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से 3 विषयों की शिक्षक की बहाली होगी। सबसे पहला नंबर वह है आपका गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान के शिक्षक की बहाली होगी। दूसरा जो बहाली होगी वह होगा आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षक की बहाली। दूसरा आपका जो विषय है वह कौन सा विषय है? सामाजिक विज्ञान शिक्षक की बहाली होगी। और तीसरा जो विषय है वह है आपका भाषा विषय की बहाली। ठीक है, भाषा विषय में कौन कौन सी विषय की बहाली होगी? तो यहाँ पर आपको जो होगा वह होगा हिंदी विषय की बहाली, इंग्लिश की बहाली, उर्दू की बहाली, ठीक है, और संस्कृत। यानी कुल 4 ही भाषा विषय की बहाली पूर्व में ही भी हुई है और वर्तमान में भी यही संभावना है कि यही भाषा विषय की बहाली भी होने वाली है। तो यही 3 प्रकार के शिक्षक की बहाली आपको कक्षा 6 से 8 में होती है। हम इस 3 प्रकार के शिक्षकों की बहाली की योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे कि इस तीनों प्रकार के शिक्षकों की बहाली के लिए क्या योग्यता चाहिए, आपको क्या योग्यता होगी ताकि आप गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या भाषा विषय में आवेदन कर सकते हैं।
ऊपर में जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये आपका होना ही चाहिए बीएड के साथ सीटेट पेपर 2 या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन और सीटेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप विषय में आवेदन करने के योग्य होंगे। अभी मैं 6 से 8 की बात कर रहा हूँ, फिर हम 9, 10, 11वीं 12वीं की भी बात करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब आते हैं गणित विज्ञान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चीजों को समझते हैं कि गणित विज्ञान में जो कक्षा 6 से 8 की बहाली होती है उसमें एक ही शिक्षक की बहाली होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर जो शिक्षक गणित पढ़ाएंगे वही शिक्षक विज्ञान भी पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक की जरूरत है, जबकि इससे उच्चतर स्तर यानी माध्यमिक स्तर में जाने के बाद ये जो गणित और विज्ञान है यहाँ अलग अलग बढ़ जाते हैं और 2 अलग अलग शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर एक ही शिक्षक चाहिए गणित विज्ञान पढ़ाने के लिए। तो इसकी योग्यता की अगर हम बात करें तो इसकी योग्यता है बीएससी, यानी अगर आप विज्ञान से स्नातक कर रखे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप फिजिक्स ऑनर्स कर रखे हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखे हो, जूलॉजी ऑनर्स कर रखे हो, बॉटनी ऑनर्स कर रखे हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रखे हो, कोई भी साइंस के पेपर से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो सामान्य विषय हो चाहे वो आपका प्रतिष्ठा विषय हो, अगर आप कर रखे हो तो आप गणित विज्ञान से आवेदन करेंगे। इसके अलावा दूसरे से आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ जो बीसीए वाले अभ्यर्थी है, कई बार कमेंट करके हमें मिला भी मैसेज कि सर हम बीसीए से पास आउट हैं, क्या हमें इनमें से किन विषयों में आवेदन करने का चांस मिलेगा। तो यहाँ पर बीसीए वाले जो जाएंगे वो गणित विज्ञान में जाएंगे। साथ ही साथ एक और है जो इंजीनियरिंग की योग्यता रखते हैं, बीटेक की योग्यता रखते हैं, वह भी गणित विज्ञान विषय से ही आवेदन करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पर ऊपर ये एसेंशियल है, इसको माइंड में रखना ही रखना है कि बीएससी के साथ बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 तो आप गणित विज्ञान से आवेदन करेंगे। इसी तरह बीसीए के साथ अगर आप डीएलएड और पेपर 2 क्वालिफाई हैं, बीसीए आपका ग्रेजुएशन हो ही गया, तो आप गणित विज्ञान से आवेदन करें। इसी तरह बीटेक वाले के लिए भी लागू होगा। अब हम सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो सामाजिक विज्ञान के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो ऊपर लिखा है। यहाँ पर जो आवेदन करेंगे वह आवेदन करेंगे बीए, जो बीए कर रखे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आपका होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, फिलोसफी हो, है ना, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी विषय से अगर आप आर्ट विषय से स्नातक कर रखे हो तो आप सामाजिक विज्ञान विषय से आवेदन करेंगे। और बीकॉम वाले अभ्यर्थी, जो बीकॉम वाले हैं, वह अभ्यर्थी भी सामाजिक विज्ञान विषय से ही आवेदन करेंगे। क्लियर है? बीकॉम वाले भी किस में जाएंगे? सामाजिक विज्ञान में, और बीए वाले भी किस में जाएंगे? सामाजिक विज्ञान में। क्लियर है? यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप बीए कर रखे हैं किसी भी विषय से तो सामाजिक विज्ञान से आवेदन करेंगे, और बीकॉम कर रखे हैं किसी भी विषय से, ठीक है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, बिजनेस स्टडीज हो, किसी भी विषय से बीकॉम हो, तो आप सामाजिक विज्ञान से ही आवेदन करेंगे। क्लियर है? अब अगर हम भाषा विषय की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। भाषा विषय के लिए कंडीशन ये है कि आप स्नातक स्तर पर, किस स्तर पर? स्नातक यानी ग्रेजुएशन स्तर पर, या तो प्रतिष्ठा विषय के रूप में, या फिर सहायक कहने का मतलब सब्सिडरी। ध्यान से सुनिएगा, कंपोजिशन पेपर की बात नहीं हो रही यहाँ पर। या तो आपका ऑनर्स होना चाहिए या फिर आपका सब्सिडी पेपर होना चाहिए। अगर आप उस में एक भाषा पढ़े हैं, कोई भी एक भाषा पढ़े, इस दिए गए भाषा में से अगर आपने कोई एक भाषा पढ़ा है तो आप यहाँ पर किसमें आवेदन करेंगे? तो आप भाषा विषय में आवेदन करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर चीजों को समझिए। अगर आप एक विषय स्नातक में हिस्ट्री पढ़ें, उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा आप सब्सिडरी के रूप में एक पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, और तीसरा एक सब्सिडरी के रूप में हिंदी पढ़ रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, अगर आप ये 3 विषय आपने स्नातक स्तर पर पढ़ा तो यहाँ पर ये तीनों विषय पढ़ने के बाद आप सामाजिक विज्ञान विषय से भी आवेदन कर सकते हैं और आप भाषा विषय से भी आवेदन कर सकते हैं। अब इस दोनों में से कोई एक ही विषय से आवेदन करना है, दोनों में आप आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है? तो इस चीज को आपको सोचना है कि आप सामाजिक विज्ञान के साथ जाएंगे या हिंदी भाषा के साथ जाएंगे। कई बच्चे इंग्लिश भी पढ़ रहे होते हैं तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है?
या सामाजिक विज्ञान भी डाल सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मायने नहीं रखता है 6 से 8 के लिए। उम्मीद करते हैं आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। फिर भी अगर डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछेंगे। क्लियर है? अब 9 एवं 10 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपको समझ गए 6 से 8 के लिए बीएड के साथ सीटेट पेपर 2 या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन और पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट के बारे में आप लोग को पता होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो कौन कंडक्ट कराती है? सीबीएसई कंडक्ट कराती है। ठीक है, और पेपर 2 जो होता है वह कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। 9 एवं 10 के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह है आपका बीएड। यहाँ डीएलएड वाले नहीं आ सकते हैं। और बीएड के साथ एस्टेट जो बिहार सरकार परीक्षा लेती है माध्यमिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए, उसका पेपर 1 क्वालिफाई करना आवश्यक है। पेपर 1 जो एस्टेट की परीक्षा होती है वह 9 एवं 10 के शिक्षकों के लिए ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम समझते हैं, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की अनिवार्यता नहीं है। फिर से आप समझिएगा, पीजी की अनिवार्यता 9-10 में नहीं है। बीएड प्लस एस्टेट पेपर 1, जैसे ही आप बीएड करते हैं तो ग्रेजुएशन तो हो ही जाता है, बिना ग्रेजुएशन का बीएड तो संभव है ही नहीं। तो इसलिए बीएड प्लस एस्टेट पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना है, पीजी की अनिवार्यता नहीं है। अब आइए अब चीजों को एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पर किन किन विषयों का शिक्षकों की बहाली होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर विज्ञान का। किस विषय की बात करेंगे? विज्ञान विषय। दूसरा जो हमारा विषय होगा वह होगा गणित। यहाँ देखिए अलग अलग शिक्षक बढ़ जाते हैं, गणित और विज्ञान के अलग अलग शिक्षक बढ़ जाते हैं। और तीसरा जो हमारा है वह है आपका सामाजिक विज्ञान, यानी आपका तीसरा जो शिक्षक की बहाली है वह है सामाजिक विज्ञान। आगे जो चौथा है वह आपका है म्यूजिक। ठीक है, डांस की भी बहाली होने वाली है इस बार। उसके बाद फाइन आर्ट जो ललित कला के हैं उनकी भी बहाली होगी। ठीक है, और एक पांचवा है वह है आपका भाषा विषय। भाषा विषय के अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं, उसकी भी बहाली होगी। तो ये 5 प्रकार के शिक्षकों की बहाली कक्षा 9 एवं 10 के लिए होती है। यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है, इसलिए आप इस चीजों को अच्छे से ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अब माध्यमिक स्तर में हम एक एक करके क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे। 6 से 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मायने नहीं रखता था, सिर्फ बीएससी, बीए या बीकॉम बस ये सब कर रखे हैं तो आप इस विषय से आवेदन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। अगर हम विज्ञान की बात करें तो आइए यहाँ पर चीजों को समझते हैं। विज्ञान से वही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो केमिस्ट्री, बोटनी और जूलॉजी, सी फॉर केमिस्ट्री, बी फॉर बोटनी, जी फॉर जूलॉजी। ठीक है, अगर आप स्नातक स्तर पर ये 3 विषय पढ़े हैं तो आपको विज्ञान विषय से ही आवेदन करना है। फिर से सुनिएगा, अगर आप स्नातक स्तर पर इस 3 विषय पढ़े हैं तो आप विज्ञान विषय से ही आवेदन करेंगे। कई बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि सर हम केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं लेकिन सब्सिडी में बोटनी और जूलॉजी पढ़े हैं तो हम किससे आवेदन करेंगे? तो आपको विज्ञान के साथ ही जाना पड़ेगा। कई लोग केमिस्ट्री वाले गणित भी भर लिए हैं, बोटनी और जूलॉजी सब्सिडी के साथ, तो वो गलत किए हैं। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको एस्टेट पेपर 1 भी उत्तीर्ण करना होगा। अगर आपने एस्टेट पेपर 1 की उत्तीर्णता अलग विषयों में कर ली है तो आप विज्ञान विषय में आवेदन नहीं कर सकते हैं, और करते हैं तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। क्लियर हो गया? केमिस्ट्री प्लस जूलॉजी प्लस बोटनी, ये 3 विषय से आपको आवेदन जो आप पढ़े हैं तो आपको यही आवेदन विज्ञान विषय से ही करने होंगे। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं गणित विषय के बारे में। तो गणित विषय में वही आवेदन के योग्य होंगे जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री स्नातक स्तर पर पढ़े होंगे। कौन कौन सा विषय? गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित। ये 3 विषय अगर आप स्नातक स्तर पर पढ़े हैं तो आप गणित विषय से आवेदन करेंगे। कई बच्चे का कहना है कि सर हम केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखे हैं, हमें किस में आवेदन करना है? तो आप ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखे हैं और साथ में फिजिक्स और मैथ पढ़े हैं तो आप गणित विषय से आवेदन करेंगे। क्लियर है? केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं और जूलॉजी और बोटनी सब्सिडरी में है तो आप विज्ञान से आवेदन करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मायने रखता है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। और कई केमिस्ट्री ऑनर्स वाले जो फिजिक्स और मैथ पढ़े हैं
वह एस्टेट पेपर 1 विज्ञान विषय से आवेदन कर लिए हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञान विषय से आवेदन कर लिए हैं तो यहाँ आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप गलत कॉम्बिनेशन के साथ विज्ञान चुन लिए। केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ, यानी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी हो, आप जो है गणित से ही आवेदन करना था एस्टेट में भी। अगर आपने विज्ञान से कर लिया तो आप आवेदन की योग्य नहीं है। मैंने आपको फॉर्म भरने से पहले भी इसे अच्छे तरीके से समझाया था। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रखे हैं, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर रखे हैं, उनको सूचना जरूर मिल गई होगी, ठीक है। और कई लोग गलती किए हैं, वो बाद में आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी क्लियर हो गया। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन काफी मायने रखता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इधर 2 विषय बचता है, वो है इकोनॉमिक्स और पोल साइंस। क्लियर है? क्या हमने बताया? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, यही 4 विषय। इसके अलावा ना तो साइकोलॉजी आएगा, ना ही इसमें सोशियोलॉजी आएगा, ना ही इसमें फिलोसफी आएगा, ना ही इसमें होम साइंस आएगा, कोई और चीज नहीं आएगा, बस यही 4 विषय। इस 4 विषय के साथ साथ आपको बीएड और एस्टेट पेपर 1 तो क्वालिफाई करना ही है, लेकिन इस 4 विषय में हमको चुनना क्या है? इस 4 विषय में जो है आपके परीक्षा के लिए जो योग्यता है वह इसमें से कोई 2 विषय ही है। कहने का मतलब इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से कोई भी 2 विषय अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप आवेदन के योग्य होंगे। किस में आवेदन के योग्य होंगे? सामाजिक विज्ञान से आवेदन में योग्य होंगे। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ना ही पड़ेगा। मेरी बात को समझे, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप कहेंगे सर हम पोल साइंस, इकोनॉमिक्स और एक हिंदी पढ़े हैं, तो क्या हम सामाजिक विज्ञान से आवेदन करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने क्या समझाया कि इसमें से कोई 2 विषय ही हो, जिसमें एक विषय इतिहास और भूगोल निश्चित तौर पर हो। एक विषय इतिहास और भूगोल निश्चित तौर पर, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए, ये 4 विषय में से कोई 2 विषय स्नातक में पढ़े होने चाहिए। अगर आप 3 पढ़े हैं तो अच्छी बात है। आप कहेंगे सर हम हिस्ट्री पढ़े हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, आप योग्यता रखते हैं, आपका कॉम्बिनेशन भी फुलफिल हो रहा है। कोई कहेंगे सर हम हिस्ट्री पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पोल साइंस पढ़े हैं, तब भी आप सही है, क्योंकि आपको 2 ही विषय पढ़ना है इनमें से, लेकिन आप 3 पढ़ लिए तो और अच्छी बात है। और 2 विषय में एक विषय इतिहास और भूगोल पढ़ना ही है। अगर आप पोल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी पढ़ लिए, आवेदन की योग्य नहीं है, क्योंकि आप इतिहास या भूगोल पढ़े ही नहीं, है ना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर यही होगा कि योग्यता जो है आपकी इतिहास और भूगोल में से एक विषय अनिवार्य रूप से पढ़े होंगे, तभी आप इस योग्यता का फुलफिल करेंगे, सामाजिक विज्ञान से आवेदन के योग्य माने जाएंगे, अन्यथा आप आवेदन के योग्य नहीं माने जाएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सारी बात? नहीं समझ में आया, आप एक बार वीडियो को पीछे करके पुनः देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट करके पूछिएगा। अब भाषा विषय की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, भाषा विषय की वही योग्यता है जो आप 6 से 8 में भाषा विषय की योग्यता को देखें। ठीक है? क्या योग्यता? कि स्नातक स्तर, किस स्तर पर? स्नातक स्तर, प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स पेपर या सहायक यानी सब्सिडरी पेपर के रूप में अगर आप भाषा पढ़ें। भाषा में कई भाषाओं की बहाली होती है, इसमें जो है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत के अलावा भी कई भाषाएं हैं, जैसे पाली है, भोजपुरी है, मैथिली है, अर्बन है, पर्सियन है, कई सारे भाषाएं हैं जिसमें बहाली होती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आप स्नातक स्तर पर पठित हैं तो आप भाषा विषय से आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है? बोलेंगे सर आप ये वाला तो बताए नहीं, ये वाला हम बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। समझ गए चीजें? अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, उदाहरण के तौर पर अगर आपका कहना है कि सर हम तो साइकोलॉजी ऑनर्स है, कौन सा ऑनर्स है? साइकोलॉजी ऑनर्स है, और सब्सिडरी में सर हम हिस्ट्री भी पढ़े हैं और हिंदी भी पढ़े हैं, तो हम किस विषय से आवेदन करेंगे? तो देखिए साइकोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी 2 विषय देखिए यहाँ मिल रहा है। सामाजिक विज्ञान में देखिए मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, एक ही हिस्ट्री तो मिल रहा है। हिस्ट्री तो पढ़ना अनिवार्य था या भूगोल पढ़ना अनिवार्य था, लेकिन आपने हिस्ट्री पढ़ा, मिल रहा, लेकिन बाकी इन दोनों में से कोई भी नहीं मिल रहा है, तो आप सामाजिक विज्ञान से आवेदन नहीं करेंगे। लेकिन भाषा सहायक के तौर पर पढ़े हैं तो आप हिंदी से आवेदन कर देंगे। समझ गए मेरी बात? एक उदाहरण और समझिए,
एक बच्चे हमसे पूछे आज के क्लास में ही कि सर हम हिस्ट्री पढ़े हैं, ठीक है, और सब्सिडरी में सर हम इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, और एक सब्सिडरी सर हमारा इंग्लिश भी है सर, तो क्या हम सामाजिक विज्ञान के लिए योग्य हैं? बिल्कुल है। हमने आपको क्या समझाया, इस 4 विषय में से 2 ही विषय पढ़ना है, अधिक 3 पढ़ें तो अति उत्तम, और 2 विषय में से इतिहास या भूगोल एक पढ़ना आवश्यक है, या तो इतिहास या तो भूगोल, लेकिन ये इतिहास पढ़ लिया, या नहीं तो ज्योग्राफी पढ़ना, इतिहास नहीं पढ़ता तो ज्योग्राफी पढ़ता। तो ये बच्चा सामाजिक विज्ञान से आवेदन के योग्य है ही, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश से भी आवेदन के योग्य है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सहायक विषय के रूप में क्या पढ़ा है, एक भाषा विषय पढ़ा है, यानी अंग्रेजी पढ़ा है। तो आप इससे और इससे दोनों से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको आवेदन किसी एक विषय से ही करना है। ऐसा ही नियम है कि आप एक चीजों के लिए एक से अधिक विषय में आवेदन नहीं कर सकते एक क्लास के लिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट्स को हमने क्यों छोड़ा? इसको इसलिए छोड़ा कि यहाँ पर बीएड की आवश्यकता नहीं है, यानी बिना बीएड वाले बच्चे म्यूजिक, डांस और फाइन आर्ट के शिक्षक बन सकते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसे। बीएड नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए इन विषयों में एस्टेट पेपर 1 जो वर्तमान में परीक्षा हुई है, आपको वो पास करना पड़ेगा। अगर आप कर लिए हैं तब आप या तो म्यूजिक से आवेदन कर सकते हैं, या डांस से या फाइन आर्ट से आवेदन कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई मायने नहीं रखता है, बस इतना है कि आप ग्रेजुएशन जो है म्यूजिक से किए हो, ग्रेजुएशन जो है डांस से किए हो, ग्रेजुएशन जो है फाइन आर्ट से किए हो। अगर फाइन आर्ट से किए हो तो फाइन आर्ट से आवेदन करेंगे, डांस से किए हो तो डांस से आवेदन करेंगे, म्यूजिक से किए हो तो म्यूजिक से आवेदन करेंगे। हो गया ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिर से सुनिएगा, चौथे नंबर के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है, 3 बार क्रॉस लगा दिए, समझिएगा। बीएड नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, एस्टेट पेपर 1 चाहिए, और ग्रेजुएशन ये विनिर्दिष्ट विषय समूह से होनी चाहिए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े उच्चतर माध्यमिक की तरफ। आइए उच्चतर माध्यमिक की तरफ, काफी आसान है ये। इसमें आप जिस भी विषय से आवेदन कर रहे हो, चाहे आप रसायन से यानी केमिस्ट्री से आवेदन कर रहे हो, चाहे आप गणित से आवेदन कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप इतिहास से आवेदन कर रहे हो, समझिए चीजों को, चाहे आप भूगोल से आवेदन कर रहे हो, चाहे आप संगीत यानी म्यूजिक से आवेदन कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आपको जो अनिवार्यता है, संगीत के बाद जो यहां नीचे है, संगीत में हमने शुरू में बता दिया बीएड की अनिवार्यता नहीं है। चाहे आप कंप्यूटर साइंस से आवेदन कर रहे हो, बीएड की अनिवार्यता नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। चाहे आप जो है वाणिज्य से आवेदन कर रहे हो, वाणिज्य में भी 3 विषय है यहाँ पर, बीएसटी से आवेदन कर रहे हो, ईपीएस यानी एंटरप्रेन्योरशिप से आवेदन कर रहे हो, अकाउंटेंसी से आवेदन कर रहे हो, बहुत सारे विषय हैं, इसमें काफी ज्यादा विषय हैं, ठीक है। बस हम कुछ विषय के उदाहरण दे रहे हैं। तो इस विषय में जो आपकी योग्यता है वो सिर्फ इतना ही है कि पीजी आपको इसी विषय से करना पड़ेगा। गणित से आवेदन कर रहे हैं तो गणित से पीजी होना चाहिए, इतिहास से आवेदन कर रहे हैं इतिहास से पीजी होना चाहिए, भूगोल से आवेदन कर रहे हैं भूगोल से पीजी होना चाहिए, ठीक है। संगीत और सीएस के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, बीएसटी, ईपीएस और अकाउंटेंसी के लिए बीएड अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पीजी होना चाहिए उस विषय में, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, और साथ ही साथ एस्टेट जो बिहार सरकार अभी वर्तमान में ली है उसका पेपर 2 जो 11वीं 12वीं के लिए होता है वहाँ क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप वो क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप इस निर्दिष्ट विषय समूह में आवेदन के योग्य माने जाएंगे। क्लियर है, रसायन से, गणित से, इतिहास से माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बच्चे डबल पीजी कर रखे होते हैं, गणित से, इतिहास से, कहेंगे सर हम दोनों से भर दें, नहीं भर सकते। आपकी अपनी इच्छा, आप कोई एक विषय से ही भरेंगे, आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें अच्छा पकड़ है आप उससे आवेदन कीजिए। हमने क्या बताया, एक ही कक्षा के लिए एक से अधिक विषय में आवेदन नहीं कर सकते। क्लियर हो गया सारी बात? अभी भी दिक्कत है कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं। कुछ बच्चे ये हैं कि सर हमने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के ग्रेजुएशन कर लिया, तो हम तो सर ग्रेजुएशन में तो जो माध्यमिक स्तर का बहाली है उसमें तो हमने गणित से आवेदन किया, लेकिन यहाँ पर सर हमने जो पीजी किया
वह रसायन में किया, केमिस्ट्री में किया। क्या सर हम यहाँ गणित में और यहाँ केमिस्ट्री में आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हम एक बार और समझा रहे हैं। कोई बच्चे क्या होते हैं ना कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन जब वो पीजी में आते हैं ना तो उनको ये विषय अच्छा नहीं लगने के कारण वह हिंदी से कर लेते हैं। ठीक है, किन विषय से कर लेते हैं? हिंदी से कर लेते हैं। तो उनका प्रश्न रहता है कि सर हम यहाँ विज्ञान से और यहाँ पीजी हिंदी से किए हैं, तो क्या सर हम हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ विज्ञान से ग्रेजुएशन किए हैं तो हिंदी से आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी, आप यहाँ विज्ञान और यहाँ हिंदी से आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? अगर अभ्यर्थी एक से अधिक क्लास की योग्यता रखता है तो वह एक से अधिक क्लास का आवेदन कर सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी 6 से 8, 9, 10 और 11, 12वीं की योग्यता रखता है तो वह तीनों विषय से आवेदन करेंगे। क्लियर है? अगर कोई अभ्यर्थी 6 से 8, 9, 10 की ही योग्यता रखता है तो 2 से करेंगे। कोई एक ही क्लास की योग्यता रखता है तो कोई एक ही क्लास से आवेदन करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक ही क्लास के लिए एक से अधिक पद पर आवेदन नहीं करेंगे। जैसे 9, 10 में आप 2 विषय की योग्यता रखते हैं तो आप किसी एक में ही आवेदन करेंगे, लेकिन कक्षा 1 से अधिक आप कर सकते हैं, जैसे 6, 8, 9, 10 आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आप इस चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे सीट का। वीडियो भी थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन क्या करेंगे, समझाना है। कई अभ्यर्थी हमें कमेंट करके पूछते रहते हैं सारा दिन। ठीक है, इसलिए हम इस पर एक वीडियो बना दिए। ये समझ चुके हैं, अब हम चलेंगे सीटों की संख्या की तरफ कि किन कक्षाओं में कितनी सीट दी गई है। तो सबसे पहले हम कक्षा 6 से 8 की चर्चा करेंगे। तो 6 से 8 में अगर सीटों की संख्या देखें तो यहाँ पर लगभग सीटों की संख्या 31,982 यानी लगभग 32,000 सीटों की संख्या है। और 6 से 8 में आपको पता है जो बहाली होती है वह होता है गणित विज्ञान शिक्षक की, वह होता है सामाजिक विज्ञान शिक्षक की, वह होता है हिंदी विषय के शिक्षक की, उर्दू विषय के शिक्षक की, इंग्लिश विषय के शिक्षक की और संस्कृत विषय के शिक्षक की। इतने शिक्षकों की बहाली होती है। तो अगर ये जो 31,000 या 32,000 सीट देख रहे हैं वो इन सभी विषय को मिलाकर है। अगर हम इसे बांटे तो हमारा अनुमान एक बता रहा है कि गणित विज्ञान में लगभग 10,000 के आसपास सीटों पर बहाली आएगी। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 5,000 के आसपास सीटों पर बहाली होगी। हिंदी में भी बात करें तो 5,000 के आसपास सीटों पर बहाली होगी। इंग्लिश में भी बात करें तो 5,000 के आसपास सीटों पर बहाली होगी। उर्दू की बात करें तो वही 3,000 के आसपास सीटों पर बहाली होगी। ये सब एक अनुमान बताते हैं। और संस्कृत में भी लगभग 2 से 3,000 सीटों पर बहाली होगी। ये सब पे एक अनुमान है, इसी के आसपास शिक्षकों की बहाली होने वाली है। तो आप लोग उसी अनुसार सोच समझ लीजिए और आवेदन कीजिए। एक से अधिक पद की योग्यता रखते हैं एक ही क्लास के लिए तो सोच लीजिए आप सामाजिक विज्ञान के साथ जाएंगे या हिंदी या उर्दू, किसके साथ जाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए सीटों की संख्या। आगे हम देखते हैं 9 से 10 यानी माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षकों की बहाली होगी उसमें सीटों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान में जो सीट है वह है 1922, लगभग 2000 के आसपास। गणित में सीट है 2206। सभी जिला में कितने कितने सीट है इसका पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो हिंदी से सीट है वो है आपका 2320। किस जिला में कितने सीट है सारी डिटेल्स ऊपर में लिखी हुई है। जैसे आपका भोजपुर में 108 सीट है, सॉरी ये हिंदी नहीं विज्ञान था। भभुआ में आपका जैसे विज्ञान में 43 सीट है, अरवल में आपका 5 सीट है, इस तरह सारा लिखा हुआ है। सारण में 304 सीट है, पश्चिम चंपारण में 236 सीट है। तो यहाँ पर ये है। इसी तरह हिंदी में सीटों की संख्या आपका है 3423। इसी तरह अंग्रेजी में भी लगभग 3465 सीट है। संस्कृत में भी लगभग 1856 सीट है। उर्दू में संगीत में देखिए लगभग 150 सीट है। ललित कला यानी फाइन आर्ट में भी देखिए यहाँ पर 284 सीट है। नृत्य में देखिए 391 सीट है। फिजिकल एजुकेशन यानी जो फिजिकल टीचर की बहाली होती है 556 सीट है। मैथिली में 80 सीट है। अरबी में 15 सीट है। फारसी में 49 सीट है और बांग्ला में कितना 26 सीट है।
इस तरह से अगर कुल सीट देखा जाए सभी विषय को मिलाकर तो आपका कुल सीट है 18,880, लगभग 19,000 के आसपास। किस विषय की बात कर रहे हैं अभी हम? ये सभी विषय मिलाकर बात कर रहे हैं। किस कक्षा के लिए? 9 से 10 कक्षा के लिए। क्लियर हो गया सीटों की संख्या। अब हम 11-12 की बात करें, उसी तरह 11-12 में भी सभी विषय में सीटों की संख्या दर्शाया गया है। आप पीडीएफ में देख लेंगे, जैसे भौतिकी के लिए लगभग 2000, रसायन के लिए 2000, गणित के लिए 1600 के करीब, यहाँ पर जो बोटनी है वो 561 है, जूलॉजी का 400 है, हिंदी का 1200 के करीब है, अंग्रेजी का 2000 के करीब है। ठीक है, इसी तरह से सभी विषय के अलग अलग हैं। आगे आप अगर देखेंगे कंप्यूटर साइंस के लिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 172 सीट है। वाणिज्य में अगर हम बात करें तो ईपीएस का 363 सीट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लेखा शास्त्र 162, लगभग इसमें भी आपका 18,830 सीटों पर बहाली होगी। ठीक है, इसी तरह और भी कई विषय हैं, उस सब विषय में अलग अलग शिक्षकों की अलग अलग विषयों में बहाली की जाएगी। अब हम विषयवार सिलेबस समझते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में अब हम चर्चा कर ले रहे हैं। तो 6 से 8 के शिक्षकों को क्या पढ़ना है? तो 6 से 8 के शिक्षक का देखिए यहाँ पर, एक तो विज्ञान गणित यानी गणित विज्ञान शिक्षक की बहाली है, और दूसरा जो है वह है सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है, तो गणित विज्ञान के बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो एक चीज सबसे पहले हम ऊपर में लिख लेते हैं। पहले तो आपका 120 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, जिसमें 80 अंक आपके विषय समूह से और 40 अंक जो सभी कक्षा के लिए फिक्स है, जीके, जीएस, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं जिसको करंट अफेयर कहिए, और आपका सामान्य गणित। क्या रहेगा? आपका सामान्य गणित रहेगा। ठीक है, ये 40 अंक 6 से 8 के लिए भी, डायरेक्ट 6 से हम 12 लिख देते हैं। 6 से कहां तक के लिए? 12 के लिए, यानी 6 से 8, 9, 10, 11, 12 के लिए 40 अंक सभी कक्षाओं में फिक्स है। जीके, जीएस, ठीक है, करंट अफेयर, सामान्य गणित। ठीक है, करंट अफेयर आपका 7-8 रहता है, सामान्य गणित भी 7-8 रहता है, और बाकी जो जीके जीएस से प्रश्न बाकी का रहता है। ठीक है, लगभग 20 अंक के आसपास, 17-18 अंक के आसपास करंट अफेयर और सामान्य गणित रहते हैं, और 20 अंक के आसपास जीके जीएस रहता है। क्लियर है? 80 अंक का ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बाद बाकी 40 अंक आप सब में अंडरस्टूड है, जोड़ दीजिएगा कि 40 अंक में यही पूछेगा। गणित विज्ञान की बात करें तो गणित विज्ञान के लिए बच्चे को पढ़ना होगा फिजिक्स, बच्चे को पढ़ना होगा केमिस्ट्री, पढ़ना होगा बायोलॉजी, प्लस पढ़ना होगा मैथ, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में दोनों, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र दोनों, और आपका गणित, ये सभी विषय पढ़ना पड़ेगा। कितने अंकों के लिए? 80 अंकों के लिए। क्लियर हो गया? और 40 नंबर यहाँ पर है। ठीक है, 120 अंकों की परीक्षा होगी गणित विज्ञान में, ये सब विषय पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान के अगर शिक्षक की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के लिए आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री, पढ़ना होगा ज्योग्राफी, पढ़ना होगा पोल साइंस, ठीक है, पढ़ना होगा आपको इसके बाद क्या? इकोनॉमिक्स, ये पढ़ना है। और यहाँ से ये सभी विषय में आपको 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों विषय आपको पढ़ना है, जहां पर आपके परीक्षा में 80 अंक के प्रश्न रहेंगे, और 40 अंक हमने आपको शुरू में बता दिया, ये अंडरस्टूड है, इसको आप समझ जाइएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ 6 से 8 को समझ गए। अब हम 9-10 के बारे में चर्चा करते हैं। 9 एवं 10 के लिए, 9 एवं 10 के लिए जो विषय के शिक्षक हैं वह सबसे पहले है विज्ञान। क्या है आपका? विज्ञान। तो विज्ञान के लिए कौन होंगे? विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है? पढ़ना है आपको विज्ञान के लिए फिजिक्स, पढ़ना है केमिस्ट्री, पढ़ना है बोटनी, पढ़ना है जूलॉजी यानी भौतिकी। क्या क्या हम हिंदी में लिख दे, इंग्लिश में लिख दे? फिजिक्स। चलिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बोटनी प्लस आपका जूलॉजी, यानी ये चारों विषय पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से आपके परीक्षा में 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और 40 अंक के जो प्रश्न है वो तो आपको पता है, जीके, जीएस, उसके बाद आपका करंट अफेयर प्लस सामान्य गणित से होगा। क्लियर है? वही 7-8 सामान्य गणित रहेंगे, 7-8 आपका करंट अफेयर रहेंगे, बाकी जो 20 नंबर के आसपास जीके जीएस का रहेगा। क्लियर है? किस विषय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे यह क्लियर नहीं है। हो सकता है 22 अंक के फिजिक्स पूछ ले, 18 अंक के आपको केमिस्ट्री पूछ ले, 15 अंक के बोटनी पूछ ले, 25 अंक के आपका जूलॉजी पूछ ले, है ना? तो कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर
नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, वह है आपका सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में समझिएगा 6 से 8 में आपको सभी विषय पढ़ने थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इधर जो 2 विषय है वह है आपका इकोनॉमिक्स और पोल साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उस चीज को अच्छे से समझिए कि 9 से 10 के लिए आपको इस 4 में से कोई 2 पढ़ना है, कोई 2 विषय पढ़ना है, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोई 2, यानी उससे हल्का यहाँ है 9-10 के लिए कोई 2 विषय पढ़ना है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हम इकोनॉमिक्स पोल साइंस पढ़ रहे हैं, नहीं, हमने शुरू में बताया था कि 9-10 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? आपको एक विषय इतिहास या भूगोल पढ़ना ही पड़ेगा, या तो इतिहास या तो भूगोल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बात? क्या आप भूगोल और इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, भूगोल या पोल साइंस पढ़ लीजिए, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, हिस्ट्री या पोल साइंस पढ़ लीजिए, यानी कोई 2 विषय ही पढ़ना है, 3 या 4 विषय नहीं पढ़ना। आप इकोनॉमिक्स पोल साइंस नहीं पढ़ सकते, इस 4 में से 2 विषय पढ़ना है, जिसमें एक विषय अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल पढ़ना ही पढ़ना है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, सर हम ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स प्लस सर हिंदी के साथ हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो हम इसमें से कौन सा विषय पढ़ें, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ही पढ़ें? बिल्कुल आपको यही 2 पढ़ना है, लेकिन आपके मन में यह भी सवाल आता होगा, सर मुझे ज्योग्राफी पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है, भले हम उस समय सामान्य विज्ञान जब हम कर रहे थे ग्रेजुएशन तो हम ज्योग्राफी रख लिए थे, लेकिन मन नहीं लगता, हम हिस्ट्री पढ़ने में मन लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक विषय हिस्ट्री और एक विषय इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। कहिएगा इकोनॉमिक्स भी नहीं मन लगता पढ़ने में, तो पोल साइंस पढ़ लीजिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है। आप ग्रेजुएशन अगर सही कॉम्बिनेशन के साथ किए हैं तो इनमें से कोई 2 विषय आप पढ़ के परीक्षा में परीक्षा दे सकते हैं। इतिहास और भूगोल इस दोनों में से कोई एक विषय जरूर पढ़ना है। परीक्षा में आपको चारों विषय से प्रश्न आएंगे, इतिहास और भूगोल या करके दिया होगा और इकोनॉमिक्स और पोल साइंस या करके दिया होगा। इस दोनों में से आपको कोई एक बनाना है, इस दोनों में से कोई आपको एक बनाना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे यहां पर तीसरा नंबर में गणित का। गणित के जो शिक्षक की बहाली होगी उसको सिर्फ गणित पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? सिर्फ गणित। कितने अंक का? 80 अंक। लेकिन एक चीज और, यहाँ पर जो आप 2 विषय पढ़ रहे हैं ना, वो 2 विषय आपका फिक्स है, 40 और 40 अंक के रहेंगे, यानी कुल 80 अंक के रहेंगे। यहाँ पर नंबर बांट दिया है 40 और 40 अंक, यानी 80। गणित जो है आपका 80 अंक का परीक्षा में पूछा जाएगा और 40 अंक तो आपको पता ही है यही। उसी तरह सामाजिक विज्ञान के लिए भी अंडरस्टूड, अगर हम नहीं बता पाए तो समझ जाइएगा 40 अंक जीके जीएस सामान्य गणित। क्लियर है? और गणित वाले को 80 अंक का गणित, 40 अंक का जीके जीएस। उसी तरह अगर हम भाषा विषय की बात करें तो भाषा विषय वाले के लिए जिस भाषा से आप आवेदन किए हैं उसी भाषा का 80 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी से आवेदन किए हैं तो हिंदी से 80 अंक के प्रश्न रहेंगे, उर्दू से आवेदन किए हैं उर्दू से 80 अंक के प्रश्न रहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है भाषा विषय के लिए। उसी तरह जो म्यूजिक वगैरह वाले हैं, डांस वगैरह वाले हैं, इस सब का 80 अंक का सिर्फ म्यूजिक से ही या डांस से ही या फाइन आर्ट से ही पूछे जाएंगे। 40 अंक यहाँ अंडरस्टूड है जीके जीएस और करंट अफेयर और सामान्य गणित। क्लियर हो गया? वीडियो काफी लंबा बन रहा है, हम जल्दी से वीडियो को खत्म करेंगे, लेकिन चीजें समझानी थी इसलिए आपको वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। तो ये बात आप क्लियर हो गए? अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब सवाल उठता है, 11-12 हम बाद में बताएंगे। सवाल उठता है कि सर हमको क्या कैसे पढ़ना है 6 से 8 के लिए और 9 एवं 10 के लिए। तो देखिए, परीक्षा का जो लेवल होगा वह होगा स्नातक स्तर का। परीक्षा का यही लेवल होगा, ठीक है, स्नातक स्तरीय होगा। अगर आप एक ही कक्षा की तैयारी 6 से 8 के लिए ही करते हैं और मान लेते हैं विज्ञान के लिए करते हैं, तो आपका 6 से 8 की विज्ञान की तैयारी 9-10 की भी तैयारी में काम दे देगा। इसके लिए आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का एनसीईआरटी किताब अध्ययन करना है। ठीक है, डेप्थ से सवाल पूछे जाएंगे, काफी डेप्थ से आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
और वही पढ़ेंगे जो हमारे 6 से 8 बिहार सरकार SCERT की किताब में या NCERT की किताब में इंक्लूड किया गया है, उसी को हम स्नातक स्तरीय तक पढ़ेंगे। नए टॉपिक को नहीं छूना है। गणित के लिए भी वही चीज है, आप यहाँ पर अच्छे से 9-10 के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, 9-10 के लिए, लेकिन 6 से 8 के लिए गणित आपको साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान के साथ गणित पढ़ना ही पड़ेगा। 9-10 के लिए गणित आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, अप टू कहाँ तक, 12 लेवल तक। हम फिर से बताते हैं, 12 के एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, ना तो डिफरेंशिएशन से ना ही इंटीग्रेशन से, क्लियर है। आपको 10th तक ही सवाल पूछेगा, लेकिन उसका लेवल 12 कर देगा। 12 उसी लेवल को, क्वेश्चन का जो है ट्विस्ट कर देगा, क्वेश्चन के कठिनाई लेवल को बढ़ा देगा, वो 12 लेवल तक का बना देगा। यानी आपका जो सोचन क्षमता होना चाहिए वो 12 के बच्चों की तरह होनी चाहिए, तभी आप 9-10 के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, आपकी योग्यता आपके क्लास के बच्चों के हिसाब से अधिक होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया। उसी तरह सामाजिक विज्ञान वाले भी 6 से 8 की तैयारी करते हैं, तो वहाँ चारों पढ़ना है और यहाँ सिर्फ 2 पढ़ना, तो एक ही जगह की तैयारी से सामाजिक विज्ञान वाले को दोनों जगह की तैयारी हो जाएगी। इसी तरह बाकी का भी है। और हम जल्दी से 11-12 के लिए भी निपटा लें। तो 11 और 12 के लिए भी आसान है। जिस विषय से आवेदन किए हैं उस विषय से आपको 80 अंक का पढ़ना है और 40 अंक यहाँ तो फिक्स है, जीके जीएस, करंट अफेयर और सामान्य गणित। जैसे अगर आप रसायन से आवेदन किए केमिस्ट्री से, तो 80 अंक का केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स से आवेदन किए तो 80 अंक का फिजिक्स पढ़िए, मैथ से आवेदन किए तो 80 अंक का मैथ पढ़िए। ठीक है, भोजपुरी से आवेदन किए तो 80 अंक का क्या पढ़ना है, भोजपुरी पढ़ना है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा विषय वाले को साहित्य के साथ साथ ग्रामर जो भी है वो, और साथ ही साथ बुक भी पढ़ना है, चाहे वो 9th-10th हो या 11th-12th। क्लियर है, भाषा विषय वाले को, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, बंगला हो, कोई भी भाषा विषय। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। और 11th-12th का जो स्तर होगा वह होगा स्नातकोत्तर। ठीक है, यानी पीजी लेवल तक का होगा। फिर से हम बता दें, क्वेश्चन 12वीं का ही रहेगा, लेकिन कठिनाई स्तर वो पीजी लेवल तक करेगा। उम्मीद करते हैं चीजें आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। वीडियो काफी लंबा बन चुका है, हम यहीं पर आज इस वीडियो को खत्म करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि और थैंक यू सो मच।